प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। इस समय देश में माहौल बड़ा सरगर्म है। यूं तो 2014 के बाद से ही तनातनी का माहौल भारतीय राजनीति में एक स्थायी भाव बन गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारिक प्रदर्शन के साथ आरोप प्रत्यारोप का परस्पर जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 11 साल बाद भी बदस्तूर जारी है। पर यह आरोप जो रहते थे वो अमूमन भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के बीच में होते थे। पर आज हमारे बातचीत के केंद्र में भाजपा, कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच में टकराव रही है। हमारी बातचीत के केंद्र में आज जो है वह है टकराव सत्तारूढ़ दल के नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के बीच। इसकी शुरुआत कहां से माने? सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश इन दिनों चर्चा में है, पर दो मसलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तमिलनाडु की सरकार ने वहां के राज्यपाल के व्यवहार को लेकर कुछ सवाल उठाए और अपनी आपत्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ अन्य राज्य सरकारें जो गैर भाजपाई हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया, राज्यपाल के आचरण को लेकर, व्यवहार को लेकर, फैसलों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई देते हुए कुछ ऐसा आदेश पारित किया जो आने वाले समय के लिए नजीर बनकर सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को जो पारित है विधानमंडल से उसे अनिश्चित काल तक अपने पास रोककर नहीं रख सकते। उन्हें एक निश्चित सीमा के भीतर उसमें फैसला लेना होगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के संदर्भ में 10 विधेयकों को तो राज्यपाल के अनुमोदन के बगैर ही पारित भी करार दिया गया। तब से लेकर मामला सरगर्म है। शुरुआत इसकी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। जगदीप धनखड़ इस बात पर बड़े नाराज हुए और जगदीप धनखड़ केवल उपराष्ट्रपति नहीं है, जगदीप धनखड़ एक जाने माने वकील भी रहे हुए हैं, यानी कानूनविद है। कानून की समझ रखते हैं। संविधान के संदर्भ में भी उनकी जानकारी को लोग सराहते हैं। बंगाल के गवर्नर के तौर पर ममता सरकार के साथ टकराव उनके लिए सुर्खियों का कारण रही और अभी उपराष्ट्रपति के तौर पर भी अमूमन उनका विपक्षी दलों के साथ टकराव रहता है। राहुल गांधी के साथ टकराव तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जगदीप धनखड़ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए और यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है यह ठीक नहीं है। और उनका सवाल इस बात को लेकर था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकता है जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। जगदीप धनखड़ की बात पर बहस शुरू ही हुई थी कि सत्तारूढ़ दल के कई विधायक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर तनातनी के माहौल को बना दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे तो काफी आगे बढ़ गए। निशिकांत दुबे ने तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार तक ठहराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उनका समर्थन उप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा ने भी किया, फिर अग्निमित्रा जी ने भी किया और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद हैं जो दाएं बाएं से ऐसी आवाजों का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। प्रतिक्रिया तीव्र हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन बयानों को व्यक्तिगत करार देते हुए पार्टी को इससे इतर करना चाहा। उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सम्मान है तो ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? और सांसदों के बयान के संदर्भ में तो ठीक, पर अगर जगदीप धनखड़ ये बात कह रहे हैं तो इस बात करे ना करे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति खुद ही इसे विमर्श का विषय बना दिए। क्योंकि आज जब एक मामले पर बहस हो रही थी तो आगामी 11 मई को जो नए मुख्य न्यायाधीश देश के होने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि हम आरोपों के घेरे में हम पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। तो आज हम इसी पे बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कौन, संसद, मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका या न्यायपालिका? सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि विपक्ष में रहते हुए न्यायालय की गरिमा की पैरवी करने वाले लोग सत्ता में आने के बाद उसी न्यायपालिका को संदेह भरी दृष्टि से क्यों देखने लगते हैं। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महान दार्शनिक सुकरात का दिया हुआ है। सुकरात ने कहा था कि जो अपनी सीमाओं को पहचानता है वह सच्चा ज्ञानी है। अब यहां पर दिक्कत यह आ गई है
कि लोग अपनी सीमा का बोध नहीं रखना चाहते, दूसरे को उसकी सीमा बताना चाहते हैं। क्या यही टकराव का मूल कारण है? इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। ऐसे कठिन विषय पर पार्टी का पक्ष रखने का साहस कर रहे हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। और ऐसे पसंदीदा विषय पर आक्रामकता के साथ बैठने के लिए तत्पर हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है। बड़ी अनुकूलता है उन्हें ऐसे विषयों के संदर्भ में, मनपसंद विषय होते हैं उनके। हमारे साथ जस्टिस सीबी पांडे साहब हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, न्यायपालिका का बचाव करने के लिए पांडे साहब हमारे साथ में हैं। और इन सबके बीच तटस्थ राय देने के लिए, खरी खरी कहने के लिए हम सबके बेहद सम्मानीय वरिष्ठ संपादक रहे श्रवण गर्ग जी भी साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से करेंगे, पर 4 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। To the president by a recent judgment, where are we heading? What is happening in the country? To decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का अभाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। तो चिंतामणि जी, बड़ी उलझन है भाई। एक मजबूत सरकार के रहते हुए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, परमाणु मिसाइल बन गया है सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं आप? निशिकांत दुबे जी के साथ हैं आप, दिनेश शर्मा जी के साथ हैं, जगदीप धनखड़ जी के साथ हैं, या जेपी नड्डा जी के बयान के साथ हैं? देखिए, पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर पार्टी का कोई इस तरह का स्टैंड नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला जाए या आलोचना की जाए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है जी। दूसरा, इसलिए कोई और प्रश्न इस पर बनता नहीं। लेकिन जो जनमानस है, वो जनमानस के प्रश्न में, दिमाग में ये प्रश्न जरूर है कि भाई इतना सुप्रीम कोर्ट इतना अनजस्ट क्यों होता है। ये स्वाभाविक रूप से जब ये तर्क, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर व्यक्ति के पास जो है सीधी जानकारी मिलती है, और वो देखता है, सो उसके पास विवेक है, उसके पास ज्ञान है, वो देखता है कि भाई राम मंदिर का तो आपने इतने सालों साल मुकदमा चलाया, हजारों कागज आपने मंगाए, देखे, यानी
यानी उसकी तो संख्या ही हजारों में है, इतने सारे कागज आपने देखे और फिर तब आपने फैसला दिया और वो भी बड़े प्रयासों के बाद दिया। वो भी अगर उनका मन हुआ तो दिया, नहीं तो पता नहीं। ऐसे कई मुद्दे अभी तक चल ही रहे हैं। तो जब आप एक अपराधी के लिए रात को खुल सकते हैं लेकिन राम मंदिर जैसे मुद्दे पर नहीं, फिर तमाम चाहे वो 370 का विषय हो, तो अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी बहस के साथ, सारे देश के विद्वान उसमें थे, वो अपनी अपनी शक्तियां तय की है और लोकतंत्र में लोक ही सुप्रीम होता है और उसकी अभिव्यक्ति संसद के माध्यम से होती है। तो संसद ने यदि कोई कानून बना दिया और राष्ट्रपति ने उसके साइन कर दिए तो फिर उस पर मुझे नहीं लगता कि सुनवाई करना चाहिए। चिंतामणि जी, थोड़ा माफी के साथ में विषय को नए सिरे से आपके सामने में प्रस्तुत करता हूं। यह वक्फ के संदर्भ में टिप्पणी जो आपका पसंदीदा विषय, उसे छोड़िए, जगदीप धनखड़ से शुरू करते हैं, जिसमें वो इस बात पर सवाल उठा रहे कि राष्ट्रपति को निर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट। इतनी हिम्मत सुप्रीम कोर्ट की। उनका कहना है कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कितने समय में राष्ट्रपति या राज्यपाल फैसला ले। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि संविधान में जब दिया ही नहीं है कितने समय में फैसला ले, तो आप ये कहने वाले कौन। तो आपसे जानना ये चिंतामणि कि भाजपा संविधान को तो मानती है ना, आप तो बोलते हैं कि संविधान के संदर्भ में आपकी आस्था है, तो आप इस आचरण से कितना सहमत हैं कि विधानसभा में पारित दो बार के विधेयकों को राज्यपाल सालों साल दबा के बैठे हुए हैं। एक निर्वाचित सरकार के लिए गए फैसले उस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाने के बावजूद भी निर्णय की स्थिति पर नहीं पहुंच रहे हैं, और तब नहीं पहुंच रहे हैं जब संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा है एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना शीघ्र हो सके, जितना संभव हो शीघ्र उस पर फैसला लिया जाए। क्या आपको नहीं लगता चिंतामणि जी कि आप राज्यपाल के पद को या राष्ट्रपति के पद को दलगत हितों का हथियार बना दिए हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को ऐसी तल्ख टिप्पणियां और ये व्यवस्थाएं देनी पड़ी है लोकतंत्र बचाने के लिए? देखिए, जो विधेयक पर अनिर्णय है वो विधेयक वास्तव में बहुत संवेदनशील है। पहला तो ये कि वो विश्वविद्यालयों में एक जो नैतिक शक्ति है राज्यपाल की उसको समाप्त कर देना चाहते हैं, तमिलनाडु का जहां तक विषय। दूसरा, वो नीट की परीक्षा को तमिलनाडु में लागू नहीं होना देना चाहते और जिसको अब उन्होंने पास कर दिया, और जो मेरी जानकारी है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब वो लागू भी हो गया। तो आप बताइए कि ये तो संवैधानिक जो हमारा ढांचा है उसके ही खिलाफ है। आप कोई प्रांत अपने व्यक्तिगत या अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता और केंद्रीय जो इतनी जिम्मेदारी, आखिर हम संविधान को देखें तो उन्होंने केंद्र के पास सारे अधिकार रखे हैं। जो रिड्यूसरी पावर है वो केंद्र के पास है। वो इसीलिए कि भाई आखिरकार देश में एकता तो बनी रहे, जो संघ है हमारा वो एक बना रहना दे, वो तभी हो सकता है जब केंद्र शक्तिशाली हो। चिंतामणि जी, आप भ्रमित हो रहे हैं। संविधान ने 3 विषय दिए हैं, राज्य के विषय, केंद्र के विषय और समवर्ती सूची के विषय, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार और संविधान में व्यवस्था है कि ऐसे समवर्ती सूची के विषय में अगर कानूनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो केंद्र के फैसले की सर्वोच्चता रहेगी। उलझन कहां है? जिस सवाल पर मैं हूं उस सवाल पर रहिए। राज्यपाल विधानसभा में पारित विधेयकों को सालों साल दबाकर बैठे हुए हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और संविधान की भावना का उल्लंघन करार दिया, एज सून एज पॉसिबल। चिंतामणि जी की इस पर कोई टिप्पणी? तो फिर जाके हम सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलें। देखिए, जो जिस तरह के विधेयक पास करके अगर उनसे राष्ट्र देश की संघात्मक स्थिति को नुकसान होता है और ऐसे मुद्दों को अगर विचार के लिए, वैसे तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के मुद्दों पर तुरंत निर्णय होना चाहिए, चाहे राष्ट्रपति उसको डिनाई करे या अगर ऐसी कोई ताकत नहीं है तो ऐसी ताकत बनाई जाए। अगर देश का सामान्य मन इसको अगर चाहता है कि देश के खिलाफ है तो फिर, या देश की संसद यदि समझती है, देश की सरकार यदि समझती है कि देश की एकता अखंडता के लिए खिलाफ है, एकात्म के खिलाफ है, तो उसको
डिनाई करने का, लौटाने का अधिकार भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो। लेकिन फिर भी ये जो पावर उन्होंने दिया है कि वो जब तक चाहे रख सके, तो इसके पीछे भी संविधान निर्माताओं का कोई उद्देश्य होगा कि यदि कोई ऐसा विषय हो तो वो अपने उस समय को टाल दें, लंबे समय तक उसे रखें और ऐसा कोई निर्णय नहीं ले। चिंतामणि जी ने अलग ही व्याख्या कर दी। हम तलाशते रहे संविधान की किताब को कि राज्यपाल या राष्ट्रपति जब तक चाहे टाल दें, ऐसी व्यवस्था है। हमने तो यही पढ़ा कि ऐसे किसी भी विषय पर फैसला एज सून एज पॉसिबल लिया जाना चाहिए। पर मैं सुरेन जी के पास चलता हूं। सुरेन जी, माननीय उपराष्ट्रपति की चिंताओं से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? लोकतंत्र में आपकी आस्था है, हालांकि विपक्ष तो आरोप लगाता है कि कांग्रेस ने तो हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ खिलवाड़ किया, संसद के साथ खिलवाड़ किया। पर उपराष्ट्रपति की चिंताओं से आप इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की अस्मिता खतरे में आ गई है 142 के प्रावधानों के चलते संविधान के। सुरेन जी की दृष्टि? बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। हिमांशु भाई, सबसे बड़ी चीज तो यहां पर हमारा संविधान सर्वोच्च है। जी, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, थोड़ा ठीक करा दीजिए जी। तो हमारा संविधान सर्वोच्च है, नंबर 1। और संविधान की व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, और सुप्रीम कोर्ट संविधान की पूर्ण तरीके से व्याख्या करता है, और उसके लिए सारी ताकतें उसके पास हैं, सारे के सारे अधिकार उसके पास हैं। और जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या के विरोध में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो मतिभ्रम के शिकार हैं, और जो लोग भी इसको मिसाइल कहते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल कहते हैं धारा 142 को, तो भाई धारा 142 को अगर आप मिसाइल कहते तो राम मंदिर का जो आदेश आया वो किस धारा के अंतर्गत आया, वो जरा बता दीजिए। वो मिसाइल किसके ऊपर गई? तो ये सारी की सारी बातें अगर उपराष्ट्रपति जी करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से, ऐसा हमें लगता है और तमाम लोगों को लगता है, कि उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद का और अपने ऑफिस का उपयोग जो है, या दुरुपयोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में किया है, संविधान के रक्षक के रूप में नहीं किया है। चूंकि वो खुद कानूनविद हैं, वो जानते हैं इस बात को कि जो वो बात कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नंबर 1। तो राष्ट्रपति जी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रपति धनखड़ साहब, आप थोड़ा सा अपने आप के अपने कानून की व्याख्या कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में आप थोड़ा सोच समझ करके बोलिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चूंकि कानूनविद हैं, आपको मालूम है कहां से कैसे निकलना है, तो अपने शब्दों को आपने जो तोड़ा मरोड़ा हो, लेकिन देश आज की डेट में यह जानता है कि आप और आपकी पार्टी और आपके तमाम सांसद आज अगर 400 सीटें पा जाते तो आप इस देश के संविधान को बदल देते। नल के लिए, नोल के, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटी के लिए, जो संविधान में हमारी ताकतें हैं सुरक्षा के लिए, वो सारी की सारी आप बदल करके कहीं ना कहीं मनुवाद को ला देते, जिसमें कहते कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है और मोदी जी को बैठा दो राष्ट्रपति पद पर, वो सर्वोच्च है, लफड़ा खत्म। लेकिन जनता ने आपको 240 सीटों पर रख दिया, इसलिए अब आपकी खींच निकल रही है। तो हम इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कहेंगे। ईश्वर आपको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे। अब आप आ जाइए निशिकांत दुबे जी पर। तो मैं एक लाइन कहता हूं, उससे शायद हो सकता है आप इत्तेफाक न रखें हिमांशु भाई। निशिकांत दुबे गद्दार है, और निशिकांत दुबे देश का गद्दार है, निशिकांत दुबे संविधान का गद्दार है, निशिकांत दुबे आरक्षण का गद्दार है, लोकतंत्र का निशिकांत दुबे गद्दार है, और निशिकांत दुबे हर तरीके से राष्ट्रद्रोही काम कर रहा है। अब यह मुझे नहीं पता कि उसकी पार्टी के लोग भी उसके सहयोग में खड़े हुए हैं या नहीं खड़े हुए हैं। निशिकांत दुबे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आईएसआई का एजेंट हो सकता है चीन का एजेंट हो सकता है अमेरिका का एजेंट हो, क्योंकि इन्होंने भारत में अस्थिरता पैदा करने वाला बयान दिया है। भारत में कहा है कि गृह युद्ध छिड़ रहा है, भारत में कह रहे धार्मिक युद्ध छिड़ रहा है। भारत में गृह युद्ध है, मणिपुर में है निशिकांत दुबे जी। मणिपुर में तो आपकी हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं कि आप उस पर बोल दें, लेकिन आप यहां पर कह रहे हैं कि भारत में धार्मिक, कहां पर धार्मिक युद्ध छिड़ रहा है? अगर आप इस बात को सही तरीके से कह रहे हैं तो आप गद्दार हैं, और आपको क्या नाम राष्ट्रद्रोह के उसमें तुरंत जेल में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जेल में करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको जेल में नहीं बंद करती है और कठोर कार्रवाई नहीं करती, तो माना जाएगा कि यह बयान भारतीय जनता पार्टी का बयान है। वरना भारतीय जनता पार्टी ऐसे तुरंत ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स को उठा करके जेल में बंद करे और सांसदी से बर्खास्त करे। आप देखिए, आज आप राहुल गांधी के लिए कह रहे थे,
तो कि साहब विदेश में बात की। आज विदेश में, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है कि भारत के संविधान और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निशिकांत दुबे जैसे गद्दार ने इतना बड़ा हमला किया। तो मैं आपको बता दूं कि यह बात ज्यादा बड़ी है। अब आप आ जाइए कि ये कर क्यों रहे। हम तो एक बात स्पष्ट जानते हैं कि भाई धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, किसी आदमी ने कहा कि क्या नाम ये सुप्रीम कोर्ट देश को क्या नाम गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है? किसी ने भी कहा हो, बता दीजिए। राम मंदिर पर निर्णय आया, किसी ने भी कहा, इसी धारा 142 के तहत आया था धनखड़ जी, किसी ने कहा हो कि देश को गृह युद्ध की तरफ या धार्मिक युद्ध की तरफ ले? एक बयान दिखा दीजिए आप। इसी तरीके के तमाम हमारे विवादित मुद्दों पर बयान आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ना फैसले आए हैं। हमने हो सकता है सम्मानपूर्वक सहमति या असहमति करी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने सम्मान किया। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम क्या कर रहा है? प्रश्न यहां पर भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम पर है कि भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम आरक्षण के विरोध में है, संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में। इसीलिए अपने फ्रिंज एलिमेंट से दशानन के 10 सर होते हैं हिमांशु भाई, 10 सर में से कोई सर कुछ बोलता है, कोई सर कुछ बोलता है, लेकिन दशानन के पैर सिर्फ 2 होते हैं। आज की डेट में दशानन के जो पैर हैं वो 2 पैर निशिकांत के पैर हैं, एक जगदीप जी का और एक जो है निशिकांत जी का पैर है। और ये किस तरफ जा रहे हैं? तो आप ये देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। ये देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। सुरेश जी, आपकी दलील है, पर एक मुद्दा जो अपनी दलील में ये उठाते हैं वो है कानून बनाने के संदर्भ में संसद की सर्वोच्चता। यह आरोप है इन लोगों आगे, संसद की सर्वोच्चता को, सुप्रीमेसी को चुनौती दे रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम संसद के तौर पर व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। संसद के बनाए कानून की समीक्षा करनी थी, पर यह तो खुद ही कानून बनाने में लगे हैं। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बना ले, संसद को बंद कर दें। इसके संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत जी का कोई तर्क? मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो गद्दारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कानून बनाया, मुझे बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट यह पूछता है वक्फ बाय यूजर का आप क्यों छोड़ रहे हैं, कहां से वो लोग लेकर के आएंगे कागज? क्या कानून बनाना हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट यह पूछ रहा है कि जो संपत्ति वक्फ कर दी गई, यानी अल्लाह के नाम पर कर दी गई है, उस संपत्ति को आप कोई क्या नाम, आप किसी विवाद की जड़ में डाल करके डीएम उसको सरकारी संपत्ति कैसे घोषित कर सकता है? ये अगर सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है तो आपसे क्या कानून बना रहा है? वो तो आपसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को आप रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं? कौन सा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, ये बताएं ना। आज की डेट में ट्रबल को शूट करने की जगह जो आदमी सवाल उठा रहा है उसको शूट करने की बात क्यों कर रहे हैं? वो बात इसलिए कर रहे हैं सुरेंद्र जी कि उनका कहना है कि आप राष्ट्रपति को कैसे निर्देश दे सकते हैं को इस विषय पर फैसला इतने समय में ले। एक राष्ट्रपति के संदर्भ में यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे दे सकता है? मैं सीवी पांडे जी यहां पर बैठे हुए, आप जैसे सुदीप क्या नाम प्रस्तोता बैठा हुआ और श्रवण गर्ग जी बैठे हुए हैं, तो चिंतामणि मालवीय जी भी बहुत सुधी आदमी, इन्होंने भी पढ़ा होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं और जो चाहे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई भी निर्देश नहीं दिया। कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को नहीं दिया है। राज्यपाल की मंशा पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा आप अनिश्चित काल से नहीं रख सकते, अब आप एक काम करिए कि इसको आप 3 महीने के अंदर डिस्पोज करिए। और राष्ट्रपति को उन्होंने एक किया कि अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं पर आप रोक रहे हैं, तो आप हमसे राय ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को कोई निर्देश नहीं दिया जिसके पीछे ये छुप रहे हैं। ये लोग इस तरीके के लोग हैं कि जैसे 100 चूहे के 100 मच्छर खाकर के छिपकली नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छुप जाती। तो आज की डेट में राष्ट्रपति जी की तस्वीर के पीछे छुप रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राज्यपाल का निर्णय उचित है कि अनिश्चित काल के लिए उसने क्या नाम विधानसभा से पारित विधेयकों को पहले तो वो किया, अपने पास रखा, और जब ज्यादा दबाव पड़ा तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया। और वो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है एक अर्जी पर कि साहब राष्ट्रपति जी, अगर आपको कोई कानूनी अड़चन आ रही है तो आप हमसे पूछ लीजिए और ये डिस्पोज हो जाने चाहिए, तो इसमें उन्होंने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है राष्ट्रपति जी को, कोई समय सीमा नहीं बांधी है। धनखड़ साहब हो और चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मेन स्ट्रीम मीडिया का पूरा इकोसिस्टम हो, सबके सब झूठ बोल रहे हैं, लज्जापूर्ण तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, निर्लज्ज तरीके से सुप्रीम कोर्ट निर्लज्ज तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, कहना है। पर स्वयं
अदालत से जुड़े हुए लोग क्या मान रहे हैं। इसके लिए सीबी पांडे साहब हमारे साथ में हैं। क्या कहते हैं पांडे साहब, देश के सम्मान्य उपराष्ट्रपति और जो साथ साथ कानूनविद हैं, उनका मानना है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद की तरह व्यवहार कर रहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप? पहला सवाल। और निशिकांत दुबे जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं। लोग तो एक सामान्य जज के संदर्भ में एक टिप्पणी को लेकर डरे रहते थे कि कहीं अवमानना की कार्रवाई ना हो जाए। यहां तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही सीधे लपेट दिया गया। कुछ हुआ हो ऐसा दिखा नहीं। इस पर आप कुछ अचंभित हैं, कुछ आशंकित हैं? थोड़ा अपने विचारों को हमारे बीच साझा करें पांडे साहब। देखिए, आपने तीन व्यक्तियों का आपने ये बयान सुनाया हमको जी, जिसमें कि उपराष्ट्रपति महोदय थे और दिनेश शर्मा जी का बयान भी सुनाया आपने, और मिस्टर शशिकांत, क्या नाम उनका, निशिकांत दुबे का। देखिए, निशिकांत का दुबे का बयान अगर देखें आप, तो वो तो सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार है। देश में दंगा जो हो रहे हैं वो उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। तो समझ लीजिए, इससे बड़ा अपमानजनक तो स्टेटमेंट जो अपमानजनक नहीं, ये मानहान का मामला, इसमें कोई बिल्कुल अस्पष्ट है और ये तो मानहान के दायरे में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस नजरिए से खुद कैसे देखता है वो अलग बात है। मेरे दृष्टि से बिल्कुल वो मानहान के दायरे में आता है। अब दूसरे शख्स है कि ये दिनेश शर्मा जी ने जो एक बात कही कि ये जो बयान राष्ट्रपति ने अगर एक बार दस्तखत कर दिया किसी बिल पे, तो फिर वो राष्ट्रपति के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था व्याख्या ये देश के सामने आया है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कैसे बिल पास होगा, कैसे दस्तखत होगा, कोई मनमानी किसी का। संविधान में इसकी व्यवस्था दी गई है कि कोई बिल प्रक्रिया है कि कोई अगर बिल लोकसभा में पहले पेश होता है तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और जब दोनों सभाओं से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और जो पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है, धारणा है, उसमें न अकेली लोकसभा है, न राज्यसभा है और न राष्ट्रपति है। ये तीनों मिला के संसद बनाते हैं, तीनों मिला, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब तीनों की जिम्मेदारी है कि किसी बिल को पास करें। अब किसी मामले में किसी बिल को कानून में अगर राष्ट्रपति को कहीं या राज्यपाल को कहीं संदेह होता है, संदेह भी क्या होगा, संदेह कोई उनका व्यक्तिगत संदेह नहीं होगा, उनकी खुद की सोच का संदेह नहीं होगा। लगेगा कि अगर संविधान के विपरीत ऐसी कोई चीज हो रही है तो उस मामले में कहीं ऐसा ना हो कि ये कानून इन लोगों ने लोकसभा या राज्यसभा ने या विधानसभा ने या विधान परिषद ने अति उत्साह में पारित कर दिया, तो वो पूछ सकते हैं कि देखिए इस बात को देख लीजिए, पुनर्विचार करिए। और अगर पुनर्विचार के बाद अगर नहीं आती है, पुनर्विचार के बाद उनको हस्ताक्षर करना ही करना। अब उसके साथ समय क्या है, समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कर चुका है। जहां भी किसी मामले में अगर समय नहीं दिया गया है तो उसका मतलब ये होता है कि एक रिजनेबल टाइम, एक उचित टाइम। मतलब उचित टाइम क्या होगा, अब हम ही लोग ऐसे ये किसी मामले में मान लिया कहे कि भाई हमने किसी को भेज दिया किसी काम के लिए, और भाई आप जानते हैं आधा घंटे में आ जाएगा। अब वो 3 दिन बाद आया तो ये उचित टाइम 3 दिन बाद वही काम तो नहीं, 2 घंटे काम में हमने तो हर आदमी समझ लिया। तो उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजनेबल टाइम को व्याख्या किया, और इसके मामले में कहा कि 3 महीना एक रिजनेबल टाइम है। अगर इस 3 महीने में उन्होंने फिर भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया, तो न राष्ट्रपति को डायरेक्शन, वो गवर्नर को, राज्यपाल को कोई डायरेक्शन नहीं दिया, बल्कि कहा कि अगर 3 महीने में इस बिल पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा कि आप डीम्ड क्लॉज होता है जिसमें कि मान लिया जाएगा कि आपने हस्ताक्षर कर दिया और उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी 3 महीने में उसके। और तो ये डीम्ड क्लॉज है, जिसलिए नहीं कहा कि उन्होंने व्याख्या कर दी उस समय का एज सुन एज पॉसिबल का मतलब है कि 3 महीना में नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक वो मान लिया जाएगा कि उनका हस्ताक्षर हो गया। और ये कोई पहली बार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में ये अवधारणा
पहले से निर्धारित कर चुका है कि डीम्ड क्लास होता है, और बहुत सारे कानून में भी हैं, जो कानून पास होते हैं उसमें भी डीम्ड की व्यवस्था है कि अगर इतने दिन में नहीं पारित हुआ कि डीम्ड मान लीजिएगा कि ये हो गया। अब तीसरे जो महोदय हैं कि ये उपराष्ट्रपति महोदय, पहले तो इनके ऊपर तो मेरी बड़ी विशेष आपत्ति है। एक तो आप उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति ही एक ऐसा पोजीशन होता है जो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, न लोकसभा का मेंबर होता है न राज्यसभा। अगर किसी हाउस का मेंबर है भी तो जब इलेक्टेड जैसे राष्ट्रपति बनेगा वैसे वो इस्तीफा देगा। तो इनका मतलब यह है उस जैसे कि राष्ट्रपति भी किसी हाउस का मेंबर नहीं होता, उपराष्ट्रपति भी किसी हाउस का मेंबर नहीं होता। राष्ट्रपति को जो जिम्मेदारी है उसकी अनुपस्थिति में वही जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को है। तो आप ऐसा समझिए कि जो बयान राष्ट्रपति दे सकता है वही बयान उपराष्ट्रपति दे सकता है, जो बयान राष्ट्रपति नहीं दे सकता है वो बयान उपराष्ट्रपति भी नहीं दे सकता। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए, आप उपराष्ट्रपति भूल जाइए, अगर राष्ट्रपति क्या कहते कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति क्या बयान देते कि सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रहा है ठीक काम नहीं कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी से निर्वाह नहीं रहा, जो बात उन्होंने कहा, क्या कभी किसी राष्ट्रपति से आपने कभी सुना होगा किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा होगा? तो जब राष्ट्रपति नहीं कह सकता है तो उपराष्ट्रपति कैसे कह सकता है? ये तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है कि, और इस पर कुछ देश भर के कोई लोग उस राष्ट्रपति के ने शपथ ली है, शपथ लेके जो राष्ट्रपति ने शपथ लिया वही शपथ उपराष्ट्रपति भी लेता है। उस शपथ के दौरान पूरे देश भर से ये नहीं चर्चा हो रही है कि उपराष्ट्रपति को आप हटाओ भाई, इनके खिलाफ तो बुलाओ इम्पीचमेंट का सवाल, कि कैसे इन्होंने कह दिया कि उपराष्ट्रपति के दायित्व को, संवैधानिक दायित्व को इन्होंने पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया, और संवैधानिक दायित्व का इस तरह से बयान देकर उन्होंने, तो ये तो बिल्कुल मतलब हमारे समझ में कैसे ये जो तो अजीब जो हो जाएगा कि हमेशा राष्ट्रपति अब बयान देने लगे, उपराष्ट्रपति बयान देने लगे। आप अचंभित तो हैं, पर जगदीप धनखड़ को तो आप भी जानते समझते बूझते होंगे, और वो स्वयं भी कानूनविद रहे हैं, जाने माने लॉयर रहे हैं, बड़े बड़े मामलों में पैरवी किए हैं, लंबा सार्वजनिक जीवन रहा है। ऐसा बयान दिया है, क्यों दिया है, आप समझ पाए क्या? उनको तो लगता है कोई जानते ही नहीं कानून, समझ लीजिए। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा आदमी कोई दे देगा। उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दायित्व क्या है। ये कानून की बात थोड़ी, वो समझ नहीं पा रहे, वो समझ रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता हैं इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रपति का ही दायित्व निभा रहा है जो तो रहेंगे। ये जस्टिस सीबी पांडे साहब ने बड़ी कठोर टिप्पणी की है। उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद धनखड़ जी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस पद पर मौजूद है और उस पद की गरिमा क्या है। लेकिन ये सारे बयान अनायास तो नहीं हो सकते, सायास ही होंगे, वजह होगी। चिंतामणि जी ने तो दलील नहीं दी, लेकिन भाजपा के तमाम नेता दलील दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में खिलवाड़ तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी नेता करते हैं। बता रहे वो जस्टिस दीपक मिश्रा जब सीजेआई थे, उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए जबरदस्ती की प्रक्रिया चलाई थी। श्रवण जी हमारे साथ में है, 5 दशक से ज्यादा का उनका पत्रकारीय जीवन है। इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से वो देख रहे हैं, कहां जा रहे हैं हम और क्यों जा रहे हैं हम? श्रवण जी देखिए, जो पांडे साहब ने जो कहा वो बहुत ही सारगर्भित उन्होंने मुद्दा उठाया है कि उपराष्ट्रपति किस अधिकार से कह रहे हैं, या राज्यसभा के सभापति को भी ये अधिकार है क्या कहने का। निशिकांत दुबे किस हैसियत से कह रहे हैं? वो सांसद की हैसियत से कह रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहे हैं? मुद्दा यह है कि नड्डा किस हैसियत से सफाई दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला ये पार्टी के कार्यकर्ता का नहीं है, एक सांसद का है, और इसमें स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री को देना चाहिए जो कि एनडीए के संसदीय दल के नेता हैं। इसमें नड्डा का क्या रोल है? मतलब नड्डा इसमें एक तो शनिवार को दिन में सुबह निशिकांत दुबे कुछ कहते हैं और रात को देर नड्डा जी ट्विटर पर आकर, एक्स पर आकर सफाई देते हैं। तब तक जितना डैमेज हो सकता है होते गया। मैं आपके मूल सवाल पर आता हूं हिमांशु जी कि क्यों हो रहा है ये? क्या इसके पीछे मंशा
सुप्रीम कोर्ट को डराने की है कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर जा रहे हैं, वो जो रास्ता है वो सरकार की मर्जी के खिलाफ है और आप सरकार की मर्जी को देश की मर्जी बताकर जजों को डरा रहे हैं। जैसे कि आज ही वो एक वकील पहुंच गए गवाही साहब के सामने और उन्होंने जब कंटेम्प्ट की बात कही निशिकांत जी के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि हम पर तो आरोप लगाया जा रहा है कि हम कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये संकेत क्या है? ये संकेत आने वाले दिनों के हैं कि जो व्यक्ति चीफ जस्टिस बनने जा रहा है वो कंटेम्प्ट की रिक्वेस्ट के लेटर के मामले में एक दिन पहले, मतलब कल जिस मुद्दे पर बहस होने वाली है जी, उसके पहले इस तरह की टिप्पणी करता है। क्या कोई संसद और जुडिशरी के बीच में कॉन्फ्रंटेशन खड़ा करने की नियत है? डेलिबरेट अटेम्प्ट है ये। इसके पीछे एक सोची समझी योजना आती है कि एक कॉन्फ्रंटेशन देश में खड़ा करना है और जिसका मैसेज ऊपर से लेकर नीचे तक के फैसलों पर जाना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं, नीचे की लोएस्ट जुडिशरी तक पहुंचना चाहिए कि अदालतों को सरकार की मंशा के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आने वाले फैसलों को प्रभावित करना है। आप मुझे बताएं कि आपने भी पूछा सवाल जी, 142 का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने और समय सीमा निर्धारित की, और पांडे जी ने बताया कि ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को संजीवनी लेने भेजा गया तो हनुमान जी वहां बैठ गए कि अपनी मर्जी से पहुंचेंगे वापस, और तब तक भगवान लक्ष्मण का क्या होगा उसकी उनको चिंता नहीं है। वो आए, तुरंत लेकर आए। ऐसे कई बिल हैं जिनमें राज्य की प्रगति, राज्य का विकास रुका हुआ है। वो 10-10 बिल रोक कर बैठे हैं राज्यपाल, और मदुरई के एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाते हैं राज्यपाल की हैसियत से, और वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगवाते हैं लोगों से। और हमारे सभापति जो है राज्यसभा के, राज्यसभा में कहते हैं कि वो अपने आप को एकलव्य बताते हैं जब प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं तब, कि आरएसएस की शाखाओं के समय वो एकलव्य की तरह देखते रहते थे। हम जो देख रहे हैं हिमांशु जी, कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ खतरनाक चल रहा है जो नागरिकों को, मतलब मैं, राजपूत जी ने जो कहा गद्दार है वगैरह, पर मैं एक चीज कहता हूं कि जब कांग्रेस हुकूमत में थी तब ये लोग जो अपोजिशन में हैं इस तरह के आरोप लगाते थे कि राज्यपाल जो है केंद्र के एजेंट हैं और जो राजभवन है विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए षड्यंत्र करने के अड्डे बन गए। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी जा सकती, सुप्रीम कोर्ट पूछ नहीं सकता। केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति अगर देश में आपातकाल लगा दे तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? कपिल सिब्बल बोल चुके हैं, अपनी पूरी प्रतिक्रिया में बोल चुके हैं, धनखड़ जी के मामले में बोल चुके हैं कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। अगर वो अघोषित घोषित में बदल जाए और राष्ट्रपति लगा दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? मतलब पूछा जाना चाहिए चिंतामणि जी से कि भाई, मतलब उस स्थिति में मैं श्रोणी आपके सारे बयान की रोशनी में एक सवाल आपके बीच रखता हूं। अगर मंशा न्यायपालिका को दबाव में लाने की है, सरकार की, जजों को अपने अनुसार चलाने की है, तो क्या केंद्र में बैठी सरकार और इस सरकार का सबसे महत्वपूर्ण घटक भारतीय जनता पार्टी का
रास्ता अब अलग अलग हो गया है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। तो ये जो आपका कहना है कि सरकार की मंशा ऐसी है और ये बयान ऐसा बोध कराते हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सफाई में कुछ और ही भाषा बोल रहे हैं। श्रवण जी, नहीं, सरकार और पार्टी कहाँ है? सरकार और पार्टी तो अलग अलग है ना सर जी। हम सरकार और पार्टी को अलग अलग मान रहे हैं जी, क्योंकि एक सांसद ये कह रहा है कि देश में चल रहे गृह युद्धों के लिए, युद्ध नहीं कह रहा है, एक युद्ध नहीं कह रहा है, देश में चल रहे, ये भी नहीं कह रहा है कि देश में होने वाले गृह युद्धों के लिए, देश में चल रहे गृह युद्धों के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ही एकमात्र जिम्मेदार होंगे। नहीं, ये तो ठीक है श्रवण जी, आप मेरे सवाल के साथ थोड़ा सा जुड़िए ना, विनम्र आग्रह। ऐसे दौर में जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख हैं, अमित शाह महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार का है, उसमें जेपी नड्डा का इन बयानों से पार्टी को पूरी तरीके से अलग कर देने का उद्घोष किस रणनीति के तहत है, या किस मजबूरी के तहत है, या किस मजबूती के तहत है? इस पर श्रवण जी की दृष्टि गई क्या, या श्रवण जी अभी इसमें विचार करना चाहेंगे? नहीं, कोई विचार नहीं। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि भाई पार्टी के अध्यक्ष ने खंडन कर दिया, हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं खंडन कर रहे, या एनडीए संसदीय दल का नेता क्यों नहीं कर रहा है, या गृह मंत्री देश का क्यों नहीं कह रहा है, या लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं कह रहा है? लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं कह रहा है? ये कहना है श्रवण जी का। मुझे आना चिंतामणि जी के पास है, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी का मुख्य विपक्षी दल के प्रवक्ता होने के नाते इस पर कोई दृष्टि है कि भाजपा के अध्यक्ष की भाषा यह है और सरकार की मंशा को लेकर श्रवण जी का नजरिया यह है? श्रवण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैंने अभी पहले ही कहा था, एक शेर सुन लीजिए जी। समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर भाजपा की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। सच बात यह है कि आज की डेट में भाजपा की सरकार, एनडीए और भाजपा के संगठन सब एक है। श्रवण जी, ये दशानन के सर 10 सर की तरीके से हैं। इनके सर तो अलग अलग हैं, बोलेंगे अलग अलग, लेकिन इनके पैर एक हैं। और ये पैर जो हैं, ये संविधान को तोड़ने की तरफ चल रहे हैं। ये पैर जिधर चल रहे हैं उस पर दृष्टि दिए जाने की आवश्यकता है। संघ हो, सरकार हो या भाजपा हो, ये तीनों के तीनों एक ही चीज चाहते हैं। ये तीनों के तीनों नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, आदिवासी को, दलित को, अल्पसंख्यक को, इनसे अधिकार छीन करके, इनके संसाधन छीन करके चंद उद्योगपतियों को देना चाहते हैं और इन सबको 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट है इनकी मंशा। ये क्रॉनिक कैपिटलिस्टों की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। एक बात श्रवण सर ने सबसे महत्वपूर्ण कही, जहां मेरी दृष्टि भी नहीं गई थी और शायद सीबी पांडे जी की भी नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि साहब, सुप्रीम कोर्ट को धमका करके देश की जिले तक की अदालतों को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के हिसाब से चलो। यह सबसे महत्वपूर्ण, यह कैचिंग पॉइंट है आज की डिबेट का आपका। यह बात से मैं पूरी तरीके से श्रवण सर की मैं सहमत हूं कि ऊपर को धमका करके नीचे तक मुद्दे को पल्पिट्रेट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी के मानहानि के केस में सूरत की अदालत ने, लोअर ने, अपर ने, हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा रखी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि एक महीने, क्या नाम, 1 साल 11 महीने की क्यों नहीं रखी जा सकती थी भाई? ये सुरेंद्र जी का सवाल है, पर सुरेंद्र जी आप इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे कि जब इतना महत्वपूर्ण संदेश टॉप के माध्यम से नीचे तक देना था, तो इसमें बैरियर बन के जेपी नड्डा ने ट्वीट क्यों कर दिया? कौन डरा दिया जेपी नड्डा जी को? कौन डरा दिया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि उन्हें इन सारी चीजों से
पीछे हटना पड़ गया। आपकी ताकत ने क्या ऐसा कर दिखाया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, वो बिल्कुल नहीं हटे। जेपी नड्डा जी की हैसियत क्या है वो चिंतामणि मालवीय जी से पूछ लीजिए। अमित शाह जी उनको धक्का देके किनारे कर देते कि मोदी जी आगे जा रहे हैं, मुझे आगे जाना है, तुम किनारे हटो। और मैं फिर से कहता हूं, दशानन के 10 सर की तरीके से एक सर कुछ बोलेगा, दूसरा सर कुछ बोलेगा, इनके सरों के ऊपर, इनके बयानों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि दशानन के पैर कहां जा रहे हैं वो देखिए। इनके पैर क्रॉनिक कैपिटलिज्म की ओर जा रहे हैं, ये बार बार कहना है सुरेंद्र राजपूत जी का। लेकिन मैं चिंतामणि जी के पास वापस आना चाहता हूं और चिंतामणि जी आपसे जानना चाहता हूं, एक निर्वाचित सरकार के फैसले लेने के अधिकार को केंद्र द्वारा मनोनीत राज्यपाल अतिक्रमित कैसे कर सकता है? और क्या आप लोगों को यह भ्रम नहीं हो गया कि देश का भला सोचने की ताकत, समझ और इच्छा अगर किसी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है। अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी सोच, उनकी समझ, उनके कार्य इस देश के खिलाफ है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो तथ्य है, स्थापित सत्य है कि देश का भला, देश की मजबूती ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इनके समय में चीन आक्रमण करता था, इनके समय में पाकिस्तान जो है अपनी बंदूक के मुंह खोले रखता था भारत की तरफ, इनके समय में बम और धमाके होते थे, इनके समय में घोटाले होते थे, इनके समय में स्थिति क्या थी और आज क्या है। तो ये सूर्य के प्रकाश की तरह साफ है, एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ही देश की चिंता कर सकती है। हमारी सरकार आई, हमने मूलभूत मुद्दों को समाधान किया, हमने 370 का समाधान किया, हमने राम मंदिर का चिंतामणि वो फेरिस्त छोड़िए, तो ये बाकी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध आप कब लगाने जा रहे हैं? भाई देश विरोधी गतिविधियों को तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपने बता दिया कि बाकी जितने राजनीतिक दल हैं ये सारे देश विरोधी कार्यों में सन्नद्ध रहते हैं। तो ये देश विरोधी कार्य करने वाले अन्य राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध की उम्मीद हम कब तक आपसे कर सकते हैं? देश हित में ये बड़ा काम, ये बड़ा फैसला आप कब लेने वाले हैं? देखिए, लोकतंत्र जो है वो जन जागरण से चलता है, लोकलाज से चलता है और इसलिए हम तो लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। हम कैसा लोकतंत्र में भरोसा करते हो भाई? राज्य की चुनी हुई सरकारें विधानसभा में कानून बनाती हैं, कानून पारित करती हैं, राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए भेजती हैं, राज्यपाल लंबे समय तक लटकाने के बाद उन्हें वापस करते हैं, वो विधानसभा फिर से पारित करती हैं, उसके बावजूद भी राज्यपाल उन्हें डरे रहते हैं। फिर अगर और कुछ नहीं सूझता है तो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है थोड़ा लिहाज करो, थोड़ा शर्म करो, थोड़ा फैसला करो। क्या कहते हो चिंतामणि जी, कब लगा रहे हो प्रतिबंध इन सारे राजनीतिक दलों पर? ये विषय माननीय सुरेंद्र सिंह जी ने भी रखा, बड़े सम्मानित नेता हैं और बड़े प्रतिबद्ध है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो अपनी तरफ नहीं देखते। भाई आपातकाल आपने लगाया, संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपने ऐसे समय में जब संसद का कार्यकाल खत्म हो चुका था तब आपने उसमें फंसा दिए। संविधान निर्माताओं ने उन्होंने उसमें ये शब्द नहीं रखे, बड़ी बहस के बाद आपने उसमें रख दिए। तो आप तो संविधान के ऊपर आप हैं। आपने सीजेआई को राज्यसभा सदस्य बना दिया, राज्यसभा सदस्य को बहरुल इस्लाम को इस्तीफा देकर के जो है वो असम हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज बना दिया, फिर सीजेआई बना दिया। तो ये सब तो कांग्रेस करती रही है और आज भी हम देखते हैं कि जो फैसले, ये केवल ये बौद्धिक जगत का विषय नहीं है, ये तो जन सामान्य का विषय हो गया है और जन सामान्य देखता है कि आप बताइए कि 370 का विषय आता है, कोर्ट सुनती है, सीएए का विषय आता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाइट दीजिए, मकान दीजिए, शिक्षा दीजिए, उनके बच्चों को स्कूल में ये तक जो है वो कोर्ट कहता है। और मंदिर टूट जाए, जो एक श्रीशैलम का बड़ा विषय है कि वहां जब ये मंदिर समिति ने तय किया कि ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं प्रसाद हमको अपवित्र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ किसी की दुकान नहीं होगी, हाई कोर्ट ने निर्णय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तमाम निर्णयों को जब हम देखेंगे तो मतलब चिंतामणि आपका मानना क्या है? ये तमाम राजनीतिक दलों पर तो प्रतिबंध लगना ही चाहिए, ये जितनी अदालतें इनको भी खत्म करना चाहिए, ये लोग भी काम ठीक नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी निर्णय को देखें, देश का जनमानस ये समझने लगा है कि कहीं ना कहीं, आप देखिए बंगाल पर एक शब्द नहीं बोला, हमारे बहुत सम्मानित मित्र हैं, इन्होंने अरुणाचल की बात की जहां शांति है, बंगाल में जहां हिंदू मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, उन पर एक शब्द नहीं बोला। और मणिपुर में तो फूल बरस रहे हैं, ऐसा ही है ना चिंतामणि जी?
मणिपुर में तो फूल बरस रहे। हेलो, चिंतामणि जी मौन हो गए, लेकिन मैं पांडे साहब के पास वापस जाता हूं। पांडे साहब, आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या इन टीका टिप्पणियों से, इन आलोचनाओं से अदालतें डर जाएंगी? श्रवण गर्ग जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह संदेश है टॉप टू बॉटम, हमारे अनुसार चलो। और जिनको मुख्य न्यायाधीश होना है उन्होंने टिप्पणी भी कर दी, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। क्या उम्मीद करें देश की अदालतों से? अदालतें तो नहीं डरेगी और डरना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनता के बीच में जरूर ये संदेश जाएगा कि अब अदालतों का कोई हैसियत नहीं रह गई। और नेता लोग चाहे लोग कुछ समझते नहीं है उनको, अदालतों को जो चाहो सो अदालतों के खिलाफ कहो, जैसे नेता कह सकते हैं तो हम लोग भी कह सकते हैं। तो एक तरह से पूरी जो आस्था का सवाल है, जो विश्वास का न्यायपालिका के ऊपर है, उसको एक तरह से तोड़ देना चाहते हैं। और तोड़ जब आस्था टूट जाएगा तो निश्चित रूप से एक संस्था ही खत्म हो जाएगी, तो बची तो दो ही संस्था ना। अरे एक और बताइए आप मुझे, तकनीकी पहलू जो हमारी सामान्य समझ है वो ये बताती है कि जो सदन चलते हैं, विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा, इसकी कार्रवाई में जो कुछ भी बोला जाता है उसको लेकर किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर आपसे यह जानना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति अगर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कुछ बोल रहे हैं तो क्या उसको अदालत स्वतः संज्ञान में लेके अवमानना की दृष्टि से देख सकती है? निशिकांत दुबे का मामला जितना आपको अपमानना के लिए एकदम सटीक दिखाई देता है, क्या देश के सम्माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर किया गया प्रहार भी उतना ही आपत्तिजनक, उतना ही अवमानना की दृष्टि से उपयुक्त प्रकरण दिखाई देता है? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी? लेकिन इन्होंने न्यायालय के कोई अवमानना नहीं की है, बल्कि इन्होंने न्यायालय के संवैधानिक अधिकारों की आलोचना की है और बुरी तरह से आलोचना की है। और बिना ये समझे कि 142 का मतलब क्या है। 142 देखिए, 142 इसलिए बना हुआ है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उस पर कोई कानून नहीं बन रहे हैं लोकसभा या विधानसभा से, तब सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल करता है। उसको करेंगे एटम बम में। अरे वो आप संविधान में खुद नई कानून बना रहे हैं, अब इसलिए नई कानून बना रहे हैं तो नहीं सर, पांडे साहब मैं माफी जानना चाहूंगा, अगर उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम संसद की तरह व्यवहार कर रहा है, तो क्या ये अवमानना की दृष्टि से नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में आक्षेप नहीं है? अधिकारों की बात कर रहे हैं, मतलब अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो अवमानना की श्रेणी में तो नहीं आएगा, क्योंकि अवमानना की श्रेणी में तब आता है जब जनता की नजरों में अगर उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। अब यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा नहीं गिरती, बल्कि कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने पावर को ज्यादा बढ़ चढ़ के एक्सरसाइज कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। तो अवमानना तो नहीं होता है इसमें, लेकिन हमारा ही कहना है कि ये जो उपराष्ट्रपति तो एक बात और कही, अब उस पर भी आपको ध्यान आकर्षित करता हूं। इन्होंने कहा कि जज हाई कोर्ट के जज के यहाँ से 1500 करोड़ रुपया बरामद हुआ तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा? अब ये बताइए, ये मामला अगर है राष्ट्रपति महोदय, अगर इस बात को उपराष्ट्रपति महोदय उठा रहे हैं तो एक समझ रहे हैं कि हम, ये बात तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में तो उठाई नहीं है, ये एक नागरिक के रूप में ये बात उठा रहे हैं। कहेंगे कि मैं तो एक नागरिक के रूप में बात उठा रहा हूं, तो नागरिक है तो जाके खुद ही एक एफआईआर कर दीजिए। कौन रोकता है? एक नागरिक जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, उपराष्ट्रपति भूल जाए, ये तो उपराष्ट्रपति का दायित्व है नहीं सारी बातों कहने का, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बहस करें कि साहब मैं एक नागरिक हूं और कह रहा हूं कि जज के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए, उसके खिलाफ। तो इसको करने की कोई, ये सीबी पांडे साहब का कहना है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए श्रवण गर्ग जी के पास आना चाहता हूं, और श्रवण जी आपसे जानना चाहता हूं, इस बहस को आप लोकतंत्र की दृष्टि से कितना उपयोगी पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो निशिकांत दुबे, जगदीप धनखड़ की टिप्पणियां हैं, ये टिप्पणियां हमारे लिए मददगार हैं नए भारत के निर्माण की दृष्टि से, कि देश में एक विमर्श तो आया कि चल क्या रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो विमर्श है बहुत डराने वाला विमर्श है और कोई पॉजिटिव विमर्श नहीं है। ये वक्त के फैसले के बाद जो परिस्थितियां बनी है वो ये बनी है कि वक्त का जो एक्ट है या बिल है उसको पार्लियामेंट ने पास किया है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या अधिकार है कि उस मामले में उसके कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दे।
इसको लेकर पूरी की पूरी ये बहस पैदा हुई है। अब इसका जो कल्मिनेशन है वो ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहती है और वक्त के एक्ट को पंगु कर देती है, जो जिन चीजों पर स्थगन लगाया है उसको परमानेंट कर देती है, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी मानहानि होगी, अपमानजनक बात होगी। और वो ये मान के चलेगी कि सरकार की मनमानी अब चल नहीं पाएगी। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कसौटी का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि डराने की कोशिश है, मतलब कि वक्त के मामले में डराया जा रहा है कि अब आप जहां तक आ गए हैं इससे आगे मत जाइए। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें इस बातचीत के, तो कुल मिलाकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर नहीं, प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हो गए। क्या एक आदर्श लोकतंत्र में इन दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का आमने सामने आना हितकारक है या ये एक बड़े संकट की ओर देश को ले जाने वाला है? क्या इस प्रकार के बयान सुप्रीम कोर्ट को तटस्थ बनाए रखने में अवरोध का काम करेंगे या ये बयान सुप्रीम कोर्ट को और अधिक आवेशित कर देंगे? दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान तो देश का होगा, क्योंकि न्याय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि तथ्यों पर होना चाहिए। आने वाला समय क्या रुक लेगा उस पर हम निगाह बनाए रखेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज के शेर का, तो हमारा आज का शेर कहता है कि खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। निंदा फाजली ने क्या कमाल की बात कही थी। देश के लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। अगर आजादी के अमृत काल में ये संस्थाएं परस्पर प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखेंगी तो ये संविधान की दृष्टि से भी ठीक नहीं, देश की दृष्टि से भी ठीक नहीं और लोकतंत्र की दृष्टि से भी ठीक नहीं। क्या हम इस परिस्थिति को टाल पाएंगे? देखें। बहरहाल अब मुझे दिया, कल फिर मिलेंगे। अरे कौन